पांडुपुर नाम के गांव में शिवप्पा नाम का एक सब्जी व्यापारी रहता था। शिवप्पा को सोनू और सौम्य नाम के दो प्यारे बच्चे थे। शिवप्पा रोज सुबह मार्केट से सब्जियां लेकर अपनी गाड़ी में गली गली जाकर सब्जियां बेचता था। रास्ते में वो कुछ इस तरह बैंगन, करेला, टमाटर, भिंडी, आलू, कैरेट, ले लो भाई ले लो, ऐसे कहते हुए वो अपनी सब्जियां बेचा करता था। इस गांव में शिवप्पा जैसे ताजी सब्जियां और कोई भी नहीं लाता था और इसी कारण गांव के लोग शिवप्पा का इंतजार करते थे और उसी से सब्जियां लेते थे। होटल, मैस, कैंटीन, शादियां, ऐसे हर रोज शिवप्पा की सब्जियां हर जगह नाम कमाने लगी और धीरे धीरे से उसकी सब्जियां का मांग बढ़ने लगा। एक दिन घर आए शिवप्पा ने आवाज दिया, सोनू, सौम्या, अरे कहाँ हो बच्चों? देखो आपके पिताजी आपके लिए खाना लाए हैं, आओ जल्दी आ जाओ। ऐसे पुकारते ही उनके दोनों बच्चे चले आते हैं। शिवप्पा सौम्या को एक और सोनू को एक खाने का थैली देता है तो सौम्या उसे लेकर एक प्लेट में डालकर खा लेती है, लेकिन सोनू अपनी थैली को फेंक देता है और मन ही मन कहता है, जी ये पिताजी रोज राम जी के घर का खाना लाते हैं, हर रोज वही खाना। उधर श्याम जी के घर का खाना बहुत अच्छा रहता है। और मन ही मन कोसता है। राम जी हर दिन साफ सफाई से पूरा ध्यान रखकर खाना बहुत स्वच्छता से पकाता था। इसी कारण उसके खाने को कोई लेवल या कोई मजेदार कवर में नहीं रहता था। लेकिन श्याम जी मार्केट से कम दाम में मिलने वाली चीजों को लेकर खाना बनाता था और उन्हें रंग बिरंगे कवर में डालकर बेचता था। इसी कारण सभी को श्याम जी के खाने बहुत अच्छे लगते थे। इन विषयों का अनजान सोनू श्याम जी के घर के खाने का इंतजार में रहता था। इसी बीच एक दिन अपने व्यापार में व्यस्त होकर शिवप्पा उस दिन खाना ले जाना भूल गया। ये बात सुनकर सोनू मौके का फायदा लेते हुए रोने लगा और कहा, मुझे खाना चाहिए, अभी चाहिए। ये कहकर जोर से रोने लगता है। बेटे को रोता देख शिवप्पा सोनू और सौम्य को कुछ पैसे देता है। सौम्या ने पिताजी से लिए हुए पैसे को जमा किया, लेकिन सोनू जैसे ही पैसे मिले तो श्याम जी के दुकान पर जाकर भर पेट खाना खाया। पैसा और खाने के स्वाद में आकर सोनू अपने पिताजी के पास आकर कहता है, मुझे राम जी के घर का खाना नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे दे दो, मैं खुद अपना खाना खरीद लूंगा। ऐसा कहकर जबरदस्ती पैसा लेकर श्याम जी के यहाँ जाकर जो पसंद हो वो खाना खाता था। लेकिन सौम्या कुछ नहीं लेते हुए हर दिन पैसे जमा करती थी। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन सोनू रोते हुए कहता है, पिताजी पेट दर्द हो रहा है। ये कहकर वो पिताजी को बुलाता है। बेटे को पेट दर्द से तड़पते देखकर शिवप्पा चिंतित होता है। व्यापार न होने के कारण वो उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो सोच में पड़ा रहता है। पिताजी को टेंशन में देखकर सौम्या उसके पास आकर, पिताजी आप टेंशन न लो, मेरे पास पैसे हैं। ये कहकर वो अपना पिग्गी बैंक लेकर आती है और उसमें से पैसे निकालकर शिवप्पा को देती है। इसे देखकर शिवप्पा बहुत खुश होकर, अरे वाह बेटी, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? तब सौम्या कहती है, पिताजी जब भी आप खाने के लिए पैसे देते थे मैं उसे अपने पिग्गी बैंक में डाल के जमा करती थी और इसीलिए मेरे पास इतने पैसे हैं। बेटी की ये बातें सुनकर शिवप्पा को बहुत खुशी मिलती है और सोनू को वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सोनू का इलाज करके बोलते हैं, बुरी और चटपटा खाना से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अगर ऐसे ही तुम बाहर के चीज खाते रहोगे तो तुम्हारी सेहत बुरी तरह से बिगड़ सकती है। इसे सुनकर सोनू अपना गलती मानता है और कहता है, पिताजी मैं आज से वो श्याम जी के घर का खाना नहीं खाऊंगा और पैसे भी बचाऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हद से ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है और जब मौका मिले पैसे को सेव करना चाहिए ताकि वो हमें बुरे टाइम पर काम आ सके। बेंगलुरु के जेपी नगर के एरिया में एक हरिप्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिप्रसाद को नितिन नाम का एक बेटा था जो उस एरिया के इंटरनेशनल स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था। हरिप्रसाद बेंगलुरु के एसपी रोड में हार्डवेयर शॉप का मालिक था। बहुत सालों से व्यापार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेच के हरिप्रसाद ने खूब पैसा कमाया था। इतने पैसे कमाने के बाद भी हरिप्रसाद संतुष्ट नहीं था। उसे और पैसे कमाने का लालच था। पैसे बचाने के कारण वो हर रोज अपने बेटे नितिन को खुद अपने गाड़ी में स्कूल छोड़ने जाता था। लेकिन नितिन रात भर पबजी खेलता था और इसी कारण वह सुबह लेट उठता था। हरिप्रसाद रोज सुबह बाइक स्टार्ट करके बाहर बेटे का इंतजार करता था। बाइक पर बैठे हरिप्रसाद नितिन
कह के पुकारता है। पापा के आवाज सुनकर स्नान किए जैसा अपने शरीर पर पानी छिड़काया और आधी ब्रेड खाकर गड़बड़ी में बाहर आता है। बाहर आए अपने बेटे को देखकर हरिप्रसाद बोलता है, कितने बार तुझे समझाया है नितिन कि जल्दी तैयार हो या करो। अब देखो स्कूल के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तुम्हें स्कूल छोड़कर मेरे ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो जाएगी। अपने बेटे को डांटने पे तभी उसकी पत्नी आती है। क्यों मेरे बेटे को डांट रहे हो? रात भर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, आ जाओ। इस ट्रैफिक में तुम्हें स्कूल छोड़कर और आधे घंटे में मुझे दुकान भी जाना है। लो हेलमेट पहन लो। ये कहने पर नितिन बोलता है, नहीं पापा, रहने दो, मेरे बाल खराब होंगे। ये कहकर वह बिना हेलमेट पहने ही निकल पड़ते हैं। रास्ते पर हरिप्रसाद की बाइक सिग्नल पर आकर रुकती है। रेड सिग्नल और 45 सेकंड्स दिखा रहा था। पेशेंस खोया हुआ हरिप्रसाद जैसे ही येलो लाइट आया, अवसर में जल्दी निकलने के वजह से बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ता है। सामने पुलिस वाले को भी चकमा देकर वह सर से फिसलते हुए आगे चला जाता है तो पीछे बैठा हुआ नितिन इसे देखकर बोलता है, वाह सुपर पापा, उस पुलिस वाले को खूब चकमा दिया आपने। ये कहकर अपने पापा की गलती को ठीक बोलता है, उनकी तारीफ करता है। ऐसे ही हर रोज नितिन का लेट उठना, हरिप्रसाद का ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना, पुलिस वाले को चकमा देना, बाइक टेढ़े टेढ़े चलाना डेली रूटीन हो गया था। एक दिन हर रोज की तरह हरिप्रसाद सिग्नल ब्रेक करते हुए अपने बाइक को चलाकर जाते समय उसके ही जैसा एक और व्यक्ति सिग्नल ब्रेक करते हुए लेफ्ट साइड से अपने बाइक से घुस जाता है। तो इससे बचने के लिए हरिप्रसाद ब्रेक मारता है तो वह सीधा ट्रैफिक पुलिस के सामने जाकर बाइक से स्लिप होकर अपने बेटे के साथ गिर पड़ता है। हेलमेट न पहनने के वजह से नितिन को सर पर चोट लगता है और हरिप्रसाद के हाथ और पैरों में बुरी तरह से जख्म होता है। उन दोनों को ऊपर उठाते हुए पुलिस वाला बोलता है, रेड सिग्नल का अर्थ है रोकना, येलो का अर्थ है देखना और ग्रीन का अर्थ है चलाना। इन तीनों कलर की जानकारी और महत्व को ना समझने से एक एक्सीडेंट हुआ है। रास्ते में ऐसे बर्ताव से एक ना एक दिन ऐसा एक्सीडेंट तो होना ही था। आगे से ध्यान से गाड़ी चलाना, ये सोचना कि गाड़ी में न सिर्फ आप सेफ हो बल्कि तुमसे किसी और को तकलीफ ना हो, ऐसे गाड़ी चलाना चाहिए। ये कहकर उन दोनों को ऑटो में हॉस्पिटल भेजता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ट्रैफिक रूल्स सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि औरों की सुरक्षा के लिए भी फॉलो करनी चाहिए और हमेशा हेलमेट पहनकर गाड़ी में राइड्स करना चाहिए। और रात भर मोबाइल पर खेलना, गड़बड़ी में तैयार होना, ये सब छोड़कर जल्दी सोकर जल्दी उठना, टाइम से पहले घर छोड़ना और आराम से स्कूल और दुकान पहुंचने में हमारी सेफ्टी है और ये अच्छी प्रैक्टिस भी है। आनंदपुर नाम के एक गांव में सूरज और धीरज नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों की दोस्ती गांव में एक मिसाल थी और उस गांव में कोई भी उनके बारे में पूछता था तो, भाई साहब, इस गांव में सूरज धीरज है ना, उनका घर कहाँ पड़ता है जरा? ऐसा पूछने पर गांव में रहने वाले लोग, वह दोनों एक ही है, जैसे दो शरीर में एक आत्मा एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, दोनों दोस्त, ऐसा कहते थे। सूरज बड़ा ही चुस्त और मेहनती व्यक्ति था। हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम बिना विश्राम के निपटा लेता था। लेकिन धीरज एकदम ही आलसी और आज का काम कल करूंगा ऐसा कहकर हमेशा अपना काम टाल देता था। सिर्फ यह एक फर्क उन दोनों में, बाकी सब गुण मिलते थे। मानो जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जो कोई भी गांव वाला धीरज को देखता तो पूछता, अरे ये क्या धीरज, तुम्हें अपने दोस्त सूरज जैसे मेहनत करके कुछ कमाना नहीं चाहिए क्या? थोड़ा तो जिम्मेदार बनो। ऐसी सलाह देते थे। जब सूरज और धीरज को कोई काम करना पड़ता तो दोनों एक साथ मिलकर बैठकर पूरी चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लेते थे। लेकिन एक बार सूरज दुकान खोलने का निर्णय करके धीरज को कुछ भी नहीं बताते हुए दुकान देखकर उसका एडवांस देकर आ जाता है। अगले दिन दुकान का सारा सामान ले आता है। पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी, लेकिन धीरज इससे बिल्कुल अनजान था। रास्ते में धीरज को देखकर एक व्यक्ति बोला, यह क्या धीरज, 3 दिन से तुम्हारा दोस्त सूरज दिन रात एक करके दुकान तैयार कर रहा है, तुम मदद नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, लेकिन इस समय कम से कम उसके साथ तो रह सकते हो ना। यह बात सुनकर धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। धीरज रात भर सूरज की इस बर्ताव के बारे में सोचता रहा। क्या सूरज भी मुझे बाकी लोगों की जैसे बेकार समझता है?
मेरे साथ जब चर्चा किए बिना वो कोई काम नहीं करता, लेकिन आज मेरा जिगरी दोस्त मुझे नजरअंदाज कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ऐसे बहुत सारे ख्याल उसके दिमाग में दौड़ने लगे। अगले ही दिन सूरज को मिलकर सब कुछ पूछने का निश्चय कर लेता है और अगले ही दिन सूरज धीरज के घर जाकर धीरज, धीरज, पुकारते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, आओ, मैंने एक दुकान शुरू की है, तुम आकर उसका उद्घाटन करके उसका दरवाजा खोलो मेरे यार। और हमारा धीरज, जिसके नाक पर हर समय गुस्सा सवार रहता है, वह फिर भी अपने दोस्त के लिए सोचता है कि इस उद्घाटन के बाद वह गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। सूरज और धीरज दोनों दुकान के पास आते हैं। सूरज चाबी देकर धीरज को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। धीरज दरवाजा खोलता है और एकदम चमचमाती दुकान को देखकर चाबी सूरज के हाथ में थमाते हुए, तेरा भला हो, ऐसा कहता है। और उसी समय सूरज उस चाबी को धीरज को देकर उसे सीधा मालिक की कुर्सी पर बिठाकर कहता है, चलो, आखिरकार मेरा दोस्त दुकान का मालिक बन ही गया। यह सुनकर धीरज आश्चर्य से सूरज को देखता है और तभी सूरज बोलता है, ऐसा क्या देख रहे हो दोस्त? गांव वाले सब तुम्हें आलसी आलसी कहते रहे और तुम्हारा यह दोस्त चुपचाप देखता रहा है। पहली बार तुम्हें बिना पूछे कोई काम किया है, मुझे माफ करना मेरे यार। यह बात सुनकर धीरज की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह सूरज को एक जादू की झप्पी देता है। सालों तक वह ईमानदारी और शिद्दत से अपनी दुकान चलाता है और एक दुकान से 2 दुकान का मालिक बन जाता है। दूसरी दुकान सूरज के नाम कर देता है। ऐसी ही कई सालों तक वह दोनों साथ साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमें किसी का दोस्त बनने से पहले अच्छी से सोचना चाहिए, लेकिन एक बार दोस्ती कर ली तो सही हो या गलत, हमें अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उसका हौसला बढ़ाते रहना चाहिए।